11वें नेशनल फाइनेंस कमीशन का इफ्तिताई इजलास हुआ। उस इफ्तिताई इजलास की सदारत वज़ीर ख़ज़ाना ने की और उसमें तमाम जो चारों सूबों के वज़राए आला था, इंपॉर्टेंटली जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला थे, उन्होंने भी शिरकत की। और ये जो 11वां NFC का जो इफ्तिताई इजलास हुआ है, क्योंकि जो 10वां NFC था वो इस साल जुलाई में वो क्योंकि उसकी जो मियाद है पूरी हो गई थी और आइन के तहत फिर जाहिर है कि अगला अवार्ड तश्कील देने के लिए ये फिर 11वां जो NFC है वो तश्कील दिया गया था। और इसमें जो अहम नुक्ता है, जो वज़ीर ख़ज़ाना है, उन्होंने ये जिक्र भी किया कि जो हुकूमत है अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहती है और वो नहीं चाहती कि जो अगला NFC अवार्ड जो भी उस पर कंसेंसस हो उसमें किसी तरह की भी ताख़ीर हो। लेकिन फिर भी इसमें आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 6 महीने की ताख़ीर तो है। टेक्निकली तो ये जो 10वां NFC ख़त्म होने से पहले ही एक नया अवार्ड आ जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा एक बड़ा लॉन्ग प्रोसेस रहा है। इन एनी केस देर आए दुरुस्त आए, मीटिंग हुई। पहले जो इजलास का जो अहवाल है, जैसे मैंने कहा कि KP के जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने भी शिरकत की, दैट वाज अ चेंज। तो एज पर जो एक्सपेक्टेशन थी उसी के मुताबिक गया, क्योंकि इनॉग्रल सेशन था तो उसमें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कंटेंशियस होती हैं वो तो नहीं आती हैं उसमें। अच्छा कामरान, इसके हवाले से थोड़ी सी कन्फ्यूजन है लोगों के दरमियान। कल जब ये इजलास हो उसके बाद जो मुख्तलिफ किस्म के जो ट्वीट्स आए, ख़ासतौर पर PTI के लोगों से, कुछ फॉर्मर एंकर पर्सनस के हवाले उन्होंने भी ट्वीट्स किए कि जी जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर कहाँ थी और बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर सरफराज बुखरी साहब वो किधर थे। जो वज़राए आला हैं वो नेशनल फाइनेंस कमीशन के मेंबर नहीं होते। इसकी जो कंपोजिशन है, जो आइनी कंपोजिशन है जिसमें किसी हुकूमत का कोई रोल नहीं है, उसके मुताबिक जो फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर उसके चेयरमैन होते हैं। चारों सूबाई जो वज़राए ख़जाना है वो उसके मेंबर्स होते हैं। अब पंजाब में तो फाइनेंस मिनिस्टर है, खैबर पख्तूनख्वा में फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, वहाँ पे फाइनेंस के एडवाइजर है मुज़म्मिल असलम। तो जो फाइनेंस का पोर्टफोलियो है वह सुहेल अफरीदी साहब के पास है, तो इसलिए उन्होंने शिरकत की। इसी तरीके से सिंध में फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर का जो पोर्टफोलियो है मुराद अली शाह साहब के पास है, तो मुराद अली शाह साहब ने एज अ फाइनेंस मिनिस्टर शिरकत की है। और इसके अलावा जो 4 होते हैं वो टेक्निकल मेंबर्स होते हैं जो असिस्ट करते हैं अपने अपने सूबे को। तो ये 9 मेंबर्स का ये कमीशन होता है, उसका ये पहला इजलास था। एक्सपेक्टेशन की जहां तक बात है, अनएक्सपेक्टेडली पॉजिटिव आउटकम रहा है। आउटकम इन द सेंस इसलिए नहीं कि कोई फौरी फैसला आना था, फैसला फौरी नहीं आना था। बॉडी लैंग्वेजेस जो थी तमाम पार्टिसिपेंट्स के, खासतौर पर ज़्यादा फोकस तो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर होता है। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से उनके जो फाइनेंस के एडवाइजर है मुज़म्मिल असलम, उनकी तरफ से बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट आई, बल्कि उन्होंने अप्रिशिएट किया कि जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब ने इजलास को कंडक्ट किया, हर किसी को बोलने की उन्होंने कहा, जिन्होंने सबके उन्होंने अपने कमेंट्स फ्रीली कमेंट दिए और उनका बड़ा पेशेंटली उन्होंने सुना। तो इसलिए से जो आउटकम था ये नोन नहीं था बट बेटर था। जो चीज नोन थी कि पहला इजलास है, चारों जो सूबाई हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने अपने अपने जो व्यूज हैं वो देने हैं, उस फिस्कल पोजीशंस बतानी है। उसके बाद जो आगे का लाहेमल ये होगा कि वर्किंग ग्रुप्स बन जाएंगे, कमेटीज बन जाएंगी 6-7, और हर सेक्टर की हर इशू के ऊपर एक कमेटी है। उन कमेटियों को कहा गया है जी कि वो अपना अपना काम शुरू कर दें, और अगला जो इजलास है वो अब 8 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के दरमियान की कोई डेट तय होगी, उसमें होगा। मोर बिफोर दैट इस पे थोड़ा सा कमीशन तो हो गया क्लियर। अवार्ड के हवाले से भी इस वक्त जो 7वां NFC अवार्ड है वो 2010 में तय हुआ था, जिसके तहत सूबों का जो हिस्सा था वो 47.5% से बढ़ाकर 57.5% कर दिया गया था, और अवार्ड जो था वो 5 साल के लिए था। 7वां अवार्ड आईनी तौर पर ख़त्म हो गया 2015 में, लेकिन सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार होता है कि हर साल अवार्ड के अंदर वो 1 साल की एक्सटेंशन दे सकते हैं, अंटिल कि एक नया अवार्ड है उसके ऊपर जो तमाम सूबों में जो इत्तेफाक है वो तय ना हो जाए। तो अभी भी 7वां अवार्ड ही चल रहा है, ऑल्दो एक्सपायर्ड इन 2015 बट स्टिल अंडर इम्प्लीमेंटेशन। वैसे तो जब भी ये नेशनल फाइनेंस कमीशन के नए अवार्ड के हवाले से डिस्कशंस होती हैं तो ये कोई आसान डिस्कशंस नहीं होती, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो हर सूबा है या विफाक है वो अपने अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बट ये जो अब 11वां NFC बना है ये इसलिए भी बड़ा सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपने खुद जिक्र किया कि इस वक्त 7वां अवार्ड चल रहा है, और जो 2010 में आखिरी अवार्ड हुआ था बहुत एक रेडिकल शिफ्ट आई थी, जो सूबों का शेयर है वो बहुत हद तक बढ़ गया था। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जो गवर्नमेंट्स भी हैं और जो एस्टैब्लिशमेंट भी है उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो पाकिस्तान की मैशत में वैसे तो और बहुत से इश्यूज हैं, लेकिन एक जो बिगाड़ पैदा हुआ है, जो रेवेन्यू के इश्यूज आए हैं, वो इस वजह से हुआ है कि जो सूबों को हद से ज़्यादा उनका शेयर दे दिया गया है।
तो अब क्योंकि ज़ाहिर है कि वफाक ने और सूबों ने तो तैयारी की होगी, क्या वफाक ने भी कोई तैयारी कर रखी है, कोई इस तरह के प्रपोजल्स सामने इस हवाले से आ रहे हैं कि उस 2010 की अगर उनके बकौल एक ज्यादा ही शेयर हमने दे दिया था और एक डिस्टॉर्शन पैदा हो गई है, उसको रेक्टिफाई किया जाए? देखिए कामरान, जैसे मैंने कहा कि तमाम हुकूमतों ने अपनी अपनी पोजीशन बताई, उसके हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी पोजीशन बताई। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो की उनका एक पंच पॉइंट था वो ये था कि बिफोर दी NFC 7th NFC उनका जो बजट का खसारा होता था वो ऑन एन एवरेज 4% की रेंज में रहा है, जो कि आफ्टर दी NFC वो 6.5% से 7% जो है वो एज टू द साइज ऑफ द इकोनॉमी वो बढ़ गया। मतलब वो 3 से 3.5%, 3% रफली 2.5 से 3% उनके बकौल उनका जो बजट का खसारा इसलिए बढ़ गया कि सूबों को उनके जो वसाइल जो दिए गए उससे इधर से इनको नुकसान हुआ। लेकिन एक बात जो सबसे अहम है वो ये है कि जो 7th NFC था, जिसको सबको बार बार ये बात करनी चाहिए, वो इस बेस के ऊपर था कि जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टैक्स कलेक्शन होगी वो उसकी जो टैक्स टू GDP रेशियो FBR की वो 10% से बढ़ाकर 15% करनी थी बाय 2015। तो वो 2015 में 15% क्या होनी थी, वो 2010 में भी 10% थी, 2025 में भी वो 10% है। तो मसला यहां पे हुआ है, अगर फेडरल गवर्नमेंट आज के दिन अपने जो टैक्स टू GDP रेशियो है वो 15% पे ले जाती तो उनका जो बजट का खसारा है वो कम होता, सूबों को उनका हिस्सा देने के बाद भी, तो उनको ये मसले ना होते। दूसरी जो चीज फेडरल गवर्नमेंट ने गलती की कि उन्होंने अपने अखराजात पे कमी नहीं की। अब जो इन्होंने प्रपोजल दिया कल NFC के अंदर, इनिशियल प्रपोजल है, मतलब जो KP के जो थे फाइनेंस एडवाइजर, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने जो रेवेन्यू का जो शेयर है सूबों का 57.5% से कम करने की फिलहाल बात नहीं की। क्योंकि जी 3 बुनियादी उन्होंने वे फॉरवर्ड रिकमेंड किए थे। नंबर 1 कि फेडरल गवर्नमेंट की हालत बहुत पतली है माली तौर पर। नंबर 2 कि आगे क्या रास्ता है। आगे रास्ता यह है कि जो अखराजात है वफाकी हुकूमत के उसमें जो सूबों को कुछ शेयर लेना है, उसमें हिस्सा उठाना है। और नंबर 3 विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन नंबर 1 एंड नंबर 2 कि फेडरल गवर्नमेंट की जो इस वक्त जो टैक्स टू GDP रेशियो है FBR की, उसमें तकरीबन 3 से 3.5% इजाफा करना है। और सूबों ने भी जो कलेक्टिवली चारों सूबाई हुकूमतें, उनका जो टैक्स रेवेन्यू है वो 1% भी नहीं, वो 0.8% ऑफ GDP है, तो उसमें मजीद 3% इजाफा करना है। तो अगर वो 1 से 4% पे चला जाए, फेडरल गवर्नमेंट का चला जाए रफली कोई 14% के ऊपर, तो वो जो एडिशनल कोई 7% की स्पेस बनेगी या 6% की, वो आपकी आज के इकोनॉमी का जो आज के दिन की इकोनॉमी का साइज है वो 7,500 अरब रुपया बनती है। तो अगर वो 7,500 अरब रुपये का रेवेन्यू आ जाए इनके पास, तो उसमें फिर इनके ये जो मसाइल है वो खत्म होते हैं। लेकिन जो असल कैच है कि ये होगा कैसे, दैट इज यही चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें बहुत बड़ा अगर है ना, इफ्स एंड बट्स के मामलात हैं। और दूसरा फिर जो प्रॉब्लम है, हालांकि जो 27वीं आईनी तरमीम आई थी, पहले शायद ये था कि NSP के हवाले से भी उसमें कोई प्रपोजल सामने आ जाए, क्योंकि अब आईनी तौर पर जो वफाकी हुकूमत है वो पाबंद है कि उन्होंने जो 57.5% जो शेयर है वो हर सूरत सूबों को देना है, उससे वो नीचे नहीं कर सकते। तो इसके हवाले से जो प्लानिंग मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से भी कुछ तजवीज़ सामने आई है कि इस जो सारा जो प्रॉब्लम है या 57.5% वाला फार्मूला है, इसको किसी तरीके से कि रेवेन्यू भी जो वफाक का है वो भी बढ़ जाए और वो जो आईनी जो एक कदगन है वो भी जो है ना वो पूरी हो जाए। एहसन इकबाल जो प्लानिंग के मिनिस्टर, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने एक दिया है पूरा एक फेडरल फिस्कलिज्म का फ्रेमवर्क दिया है, और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ को देखें और ये इसको आगे वो फेडरल गवर्नमेंट के व्यू के तौर पर सूबों के साथ टेकअप करें। इसमें 2 बड़े इसके जो कंपोनेंट्स हैं। एक तो ये कि फेडरल गवर्नमेंट, वफाक और सूबों के दरमियान शेयर होल्डिंग क्या होगी रेवेन्यू के हवाले से, इसको कितना हिस्सा मिलेगा। और दूसरा ये कि जो चारों सूबे हैं उनको कैसे पैसे दिया जाएगा। अगर पहले कर लें बात सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट को मिलता है 42.5% और सूबों को चला जाता है 57.5%। लेकिन उनके जो खर्चे हैं, जो 2 तजावीज़ सिर्फ फेडरल की हद तक उन्होंने दी हैं, वो ये है कि ऑप्शन नंबर 1 के जो 3-4 बड़े हेड्स हैं उसमें जो अखराजात हैं वो सूबाई हुकूमतें टेकअप कर लें, शेयर 57.5% ही रहे। उन्होंने कहा जी कि एक उसके अंदर ये है कि जो वॉर ऑन टेरर है उसकी 0.5% जो कॉस्ट है वो सूबे दें,
वॉरेन टेरर पहले सिर्फ केपी को 1% जा रहा था ना जी। जो टोटल कॉस्ट है वॉरेन टेरर की उसका 0.5% बेसिकली इनडायरेक्टली डिफेंस के लिए वो 0.5% की कंट्रीब्यूशन में प्रपोज की कि सूबे शेयर करें। जो वाटर सिक्योरिटी है उसके लिए 1%, ये 1.5% हो गया टोटल। फिर जो सिविल आर्म फोर्सेज हैं जैसे आपकी रेंजर्स है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, इनके लिए इनके अखराजात के लिए भी सूबे जो है अनडिवाइडेड जो पूल है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो पूल है उसका 1% दें, तो 2.5% ये हो गया। इस 2.5 के अलावा उन्होंने कहा जी कि सूबे 2.2% मजीद दें आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए, उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट के लिए और फेडरल कैपिटल टेरिटरी के लिए। तो जो पूल अगर लेट से 100 रुपए का है और उस 100 में से अगर 57.5 सूबों को जाना है तो वो जो 57.5 डिटर्मन होगा ये 4.7% निकाल के होगा। एक ऑप्शन उन्होंने ये दी है। दूसरी जो ऑप्शन उन्होंने दी है वो ये है कि जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो हायर एजुकेशन कमीशन का खर्चा है उसको निकाल कर फिर सूबों को हिस्सा दिया जाए, तो वो रफली को 6% बनता है इस पूल का जो इसके डिस्ट्रीब्यूशन से पहले। ये तो हो गया टू द एक्सटेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट का सूबों के साथ। होता है नहीं होता क्या होता है वो बात की बात है। अब आ जाते हैं बिटवीन अमंग द प्रोविंसेस, चारों सूबाई हुकूमतों के दरमियान क्या होना चाहिए। उसमें जो एग्जिस्टिंग फार्मूला है कामरान, उसके तहत जो 57.5% है वो उसको आप समझे 100 रुपया है। तो 100 रुपया आगे सूबों में कैसे तकसीम हो रहा है? 82% जा रहा है आबादी की बुनियाद पर, 10.3% जा रहा है उसके हवाले से उनकी जो पॉवर्टी का इंडेक्स है उसके हवाले से, रेवेन्यू कलेक्शन का शेयर इस वक्त 5% है, और इनवर्स पॉपुलेशन जो डेंसिटी है उसका इन्होंने रखा हुआ 2.7%। ये 100 रुपया बन गया आपका। इसको आगे उन्होंने 3 इसकी रिकमेंडेशन दी हैं एहसन इकबाल ने। रिकमेंडेशन नंबर 1, अगर आबादी को आप कर दें 82% को कम कर दें 78%, पावर्टी का 10.3 से कम करके शेयर कर दें 10%, लेकिन जो रेवेन्यू कलेक्शन इसको 5% से बढ़ाकर कर दें 10%, फिर इसी तरह इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी का जो 2.7% को कम करके 1% कर दें। एक उन्होंने नया उसमें क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस करवाने का कहा है कि इनवर्स फर्टिलिटी रेट, कि आप अगर आबादी को कंट्रोल करते हैं, बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करते हैं, उसका उन्होंने एक इंट्रोड्यूस करवाने का कहा है 2 से 5% तक। जो जंगलात है उसकी कवरेज का उन्होंने कहा जी कि 1 से लेकर 5% तक 3 मुख्तलिफ फार्मूला के तहत उन्होंने दिया है। और रेवेन्यू कलेक्शन जो मैंने 10 बोला था इनिशियली 10%, दूसरे फार्मूला के तहत 10%, 15% तीसरे के तहत ये 20%। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा अगर ये 3 चीजें हो जाती है? आबादी का शेयर उन्होंने कहा जी 82% से कम करके 3 मुख्तलिफ फेजेज है, आखिरी 60% तक कर दिया जाए, रेवेन्यू जनरेशन 20% ले गया जाए थर्ड ऑप्शन, और बाकी इसी तरीके से एडजस्टमेंट करके उसमें किसको क्या मिलता है। इस ये जो नाज़रीन ये जो फार्मूला एहसन इकबाल साहब ने दिया है, इसमें जो एनएफसी से जो मौजूदा जो शेयर जा रहा है पंजाब को टोटल 100 रुपया है जो चारों सूबों को जाता है, 100 में से तकरीबन 52 रुपए 51 रुपए 74 पैसे जा रहा है पंजाब को। ये जो 3 मुख्तलिफ ऑप्शन है इसमें ये कम होके 52% से कम होके 47%, 44% और 42% तक चला जाता है अगर आप पॉपुलेशन को उसमें एडजस्ट कर लें और बाकी जो है सारे क्राइटेरिया को एडजस्ट कर लें। सिंध का जो शेयर इसका मतलब है कि तकरीबन 10% जो पंजाब की गवर्नमेंट उसका हिस्सा कम हो जाता है जो फार्मूला एहसन इकबाल साहब ने प्रपोज किया है। सिंध का जो हिस्सा इस वक्त 25.55% है, 25.55%। ये बाय एंड लार्ज वहीं पे रहता है, ये 25.09 पे आ जाता है। इसमें कोई खास सिंध को फर्क इस फार्मूले की तब्दीली से नहीं पड़ता, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन अगर सिंध को पॉपुलेशन की कमी की वजह से उसमें कमी आ रही है तो रेवेन्यू जनरेशन की वजह से उसको कंपनसेट हो रहा है। जो बेनिफिट हो रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की हुकूमतों का हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा का जो शेयर है 14.62% है। इसको ये तीनों फार्मूलाज के तहत इसमें 1 से 3% को मजीद मिलेगा, तकरीबन 16% से लेकर 17.25% तक उनका शेयर बन जाता है। और बलूचिस्तान का जो 9.09% है ये बढ़कर 12.02% तक, इनको भी तकरीबन 3% का इसमें बेनिफिट है। तो कामरान ये उन्होंने एक वे फॉरवर्ड जो है वो प्रपोज किया प्राइम मिनिस्टर को, बट आई डोंट नो कि इसको फेडरल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर अप्रूव करते हैं कि इसको सूबों के साथ शेयर करके अगर इस पर डिस्कशन की जाए, या फिर वो जो पुरानी एक ख्वाहिश है कि सूबों का जो टोटल शेयर है 57.5% उसको फर्दर कम कर दिया जाए। बट लेट्स सी, ये जो नेगोशिएशंस हैं एनएफसी के लिए ये कोई इतनी आसान नेगोशिएशंस नहीं होंगी। और ये इस फार्मूले के तहत देखें तो बेशक एहसन इकबाल साहब मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हैं, तो शायद पंजाब में जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट है, पंजाब हुकूमती जो है वो इसको शायद प्रपोजल को ना माने। बट लेट्स सी, जाहिर है कि ये एक अहम इशू है, आगे इस पर क्या डेवलपमेंट होती है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान का जो तिजारती खसारा है इस माली साल के पहले 5 माह में क्यों बढ़ता जा रहा है, क्या वजह है इसकी।